आज की तारीख है गुरुवार 11 दिसंबर 2025। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चल रहे हैं जिसने हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज की, आप कह सकती हैं, असल बुनियाद रखी। हम बात करें रॉबर्ट क्लाइव की और बंगाल में उसकी दूसरी गवर्नरशिप की। ये दौर सिर्फ 2 साल का था, मतलब 1765 से 1767। लेकिन इन 2 सालों में जो हुआ उसने आने वाली 2 सदियों की पूरी कहानी लिख दी। बिल्कुल। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो क्लाइव के इसी दौर का एक तरह से कच्चा चिट्ठा है। अच्छा। इनमें उस समय के राजनीतिक समझौते, एडमिनिस्ट्रेशन में किए गए बदलाव और उसकी सबसे सबसे बदनाम पॉलिसी, दोहरी हुकूमत या जिसे ड्यूल सिस्टम कहते हैं, उसका पूरा ब्यौरा है। और आज हमारा मकसद सिर्फ इन फैक्ट्स को दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, जो यहाँ व्यापार करने आई थी, वो देखते देखते एक हुकूमत बन गई। सही बात है। और क्लाइव की इन तथाकथित स्मार्ट नीतियों ने बंगाल की अर्थव्यवस्था और लोगों को कैसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1765 में, जब क्लाइव कलकत्ता वापस लौटता है। माहौल बिल्कुल कह सकते हैं गर्म है। बक्सर की लड़ाई अभी अभी खत्म हुई है और पूरा उत्तर भारत सियासी तौर पर उबल रहा है। और कंपनी के अंदर भी तो सब ठीक नहीं था। बिल्कुल नहीं। कंपनी के अपने अफसर भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए हैं और पूरा सिस्टम जो है वो चरमरा गया है। तो आते ही क्लाइव के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था हारी हुई ताकतों से निपटना, मतलब अवध का नवाब और वो नाम के मुगल बादशाह। तो उसने शुरुआत कहाँ से की? सबसे पहले उसने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को पकड़ा। इलाहाबाद में दोनों के बीच एक संधि हुई, जिसे हम ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो इस संधि में ऐसा क्या खास था? इसमें 3 बड़ी बातें थी। पहली, नवाब को इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल सम्राट शाह आलम को देने पड़े। एक मिनट, ही थोड़ा अजीब है। जिले नवाब से लेकर कंपनी ने खुद क्यों नहीं रखे? सम्राट को क्यों दे दिए, जो उस वक्त मतलब खुद एक तरह से भगोड़े थे? यही तो क्लाइव का असली खेल था। इसका जवाब हमें शाह आलम के साथ हुए समझौते में मिलेगा। दूसरी शर्त थी जंग के हर्जाने के तौर पर 50 लाख रुपए, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। और तीसरी, बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को उनकी जमींदारी पर पूरा हक दे दिया गया, जो अब कंपनी के वफादार बन गए थे। सुनने में तो ये काफी चतुर चाल लगती है, पर क्या एक हारे हुए नवाब पर सच में भरोसा किया जा सकता था कि वो आपका दोस्त बना रहेगा? देखिए, क्लाइव ने अवध पर सीधा कब्जा नहीं किया। वो जानता था कि अगर ऐसा किया तो कंपनी को एक बहुत लंबी सरहद की हिफाजत करनी पड़ेगी, जिस पर मराठों और अफगानों के हमले का खतरा हमेशा बना रहता। बिल्कुल। इसके बजाय उसने शुजाउद्दौला को एक एहसानमंद दोस्त बना लिया। अब अवध कंपनी और मराठों के बीच एक बफर स्टेट बन गया, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद नवाब की थी। समझ गई। तो अब आते हैं मुगल सम्राट शाह आलम पर। उनके साथ क्या डील हुई? शाह आलम के साथ इलाहाबाद में ही दूसरी संधि हुई। सम्राट को कंपनी की प्रोटेक्शन में ले लिया गया और रहने के लिए इलाहाबाद का किला दे दिया गया, वही जिले जो अभी अभी अवध के नवाब से लिए गए थे। और इसके बदले में सम्राट ने कंपनी को क्या दिया? यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है ना। बिल्कुल। 12 अगस्त 1765 को सम्राट शाह आलम ने एक फरमान जारी किया और उस एक फरमान ने इतिहास बदल दिया। क्या था उसमें? उस फरमान ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हमेशा के लिए दे दी। दीवानी? इस शब्द को थोड़ा और आसान भाषा में समझाएं। इसका असली मतलब क्या था पावर के हिसाब से? असल में दीवानी का मतलब था कि कंपनी को पूरे सूबे की तिजोरी की चाबी मिल गई। तिजोरी की चाबी? हाँ, सोचिए, सारा टैक्स, सारा लगान अब सीधे कंपनी की जेब में जाएगा। ये रेवेन्यू कलेक्शन और सिविल जस्टिस यानी दीवानी मामलों के फैसले करने का अधिकार था, और जो निजामत था यानी पुलिस और फौज का कंट्रोल, वो नवाब के पास सिर्फ नाम का रह गया था। बाप रे! तो एक ही फरमान से कंपनी मालिक बन गई और सम्राट वो सिर्फ एक रबर स्टैंप। और इसके बदले में सम्राट को मिला क्या? सालाना 26 लाख रुपए की पेंशन और नवाब को निजामत के खर्चे के लिए 53 लाख रुपए। तो मतलब एक भगोड़े सम्राट से कानूनी अधिकार लेकर कंपनी ने अपनी लूट को एक तरह से लीगल बना लिया। कमाल है। और इसी दीवानी के बाद क्लाइव ने अपनी सबसे कुख्यात व्यवस्था लागू की, वो दोहरी शासन प्रणाली। ये क्या बला थी? देखिए, मुगल सिस्टम में सूबेदार, जो निजामत या प्रशासन देखता था, और दीवान, जो रेवेन्यू देखता था, ये दोनों अलग अलग होते थे और एक दूसरे पर एक तरह का चेक रखते थे। लेकिन अब कंपनी ही दीवान थी और नवाब के हाथ से निजामत की ताकत भी
वो भी छीन ली थी। तो इसका नतीजा क्या हुआ? मतलब जमीन पर क्या बदला? नतीजा ये हुआ कि असली ताकत यानी पैसा और सेना वो कंपनी के हाथ में आ गए। और जिम्मेदारी यानी कानून व्यवस्था, लोगों की भलाई, प्रशासन चलाना, वो सब नवाब के कंधों पर डाल दिया गया। इसे चलाने के लिए कंपनी ने 2 भारतीय डिप्टी दीवान नियुक्त कर दिए, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब रॉय। तो यही थी दोहरी सरकार? हाँ, यही थी। एक तरफ कंपनी जो असल मालिक थी और दूसरी तरफ नवाब जो सिर्फ एक मुखौटा था। यहाँ एक सीधा सा सवाल उठता है, जब सारी ताकत कंपनी के पास आई गई थी तो उसने सीधे सीधे बंगाल पर कब्जा क्यों नहीं कर लिया? ये पर्दे के पीछे रहने का ड्रामा क्यों? ये बहुत दिलचस्प सवाल है और क्लाइव ने खुद इसके कई कारण बताए थे। अच्छा? पहला, उसे डर था कि अगर कंपनी ने खुलेआम सत्ता संभाली तो सारे भारतीय राजा नवाब उसके खिलाफ एकजुट हो जाएंगे। हाँ, दूसरा डर शायद यूरोपियन ताकतों से था। बिल्कुल, फ्रांसीसी, डच, डेनिश कंपनियां बंगाल में व्यापार कर रही थीं। वो शायद एक ब्रिटिश कंपनी की हुकूमत को कबूल ना करती और टैक्स देने से मना कर देती। और इससे इंग्लैंड के यूरोप में डिप्लोमेटिक रिश्ते भी बिगड़ सकते थे। और क्या कंपनी के पास मतलब असल में एक पूरा सूबा चलाने की काबिलियत थी भी? यही चौथा और शायद सबसे बड़ा कारण था। कंपनी के पास इतने ट्रेंड लोग ही नहीं थे जो स्थानीय भाषा, रीति रिवाज और प्रशासन को समझते हों। क्लाइव ने खुद कंपनी के डायरेक्टर्स को लिखा था कि हमारे पास जितने सिविल सर्वेंट हैं उनके 3 गुना भी इस काम के लिए नाकाफी होंगे। तो क्लाइव की रणनीति साफ थी, जिम्मेदारी के बिना सत्ता। वो एक तरह से पर्दे के पीछे से पूरे बंगाल को कंट्रोल करना चाहता था। सही। इससे उसे सारे फायदे मिल रहे थे, पैसा, सेना, कंट्रोल। लेकिन अगर कुछ भी गलत होता, जैसे अकाल पड़ जाए या कानून व्यवस्था बिगड़ जाए, तो उंगली नवाब पर उठती। ये एक शानदार लेकिन बेहद खतरनाक राजनीतिक खेल था। एकदम सही। उसने अपनी सिलेक्ट कमेटी को लिखा था, ये नाम, ये छाया नवाब की, इसका सम्मान करने का दिखावा करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। लेकिन कागज पर यह सिस्टम जितना चालाक लगता था, बंगाल के लोगों के लिए उतना ही विनाशकारी साबित हुआ। प्रशासन का ढांचा वो पूरी तरह से ढह गया। कैसे? मतलब जमीन पर लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ रहा था? असर भयानक था। निजामत यानी कानून और व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो गई। नवाब के पास उसे लागू करने की ताकत नहीं थी और कंपनी वो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थी। और न्याय व्यवस्था का क्या? न्याय का सिस्टम एक मजाक बन गया था। गांव में डाकुओं और लुटेरों के गिरोह घूमने लगे। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था। इस बारे में कुछ बहुत तीखी बातें भी कही गई हैं। मैंने पढ़ा है कि ब्रिटिश संसद में भी इसकी आलोचना हुई थी। हाँ, सालों बाद सर जॉर्ज कॉर्नवॉल ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था, और मैं कोट कर रहा हूं, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि 1765 से 1784 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से ज्यादा भ्रष्ट, बेईमान और लालची सरकार इस धरती पर कभी मौजूद नहीं रही। ये बहुत बड़ी बात है। और इसका खेती किसानी पर क्या असर पड़ा? बंगाल तो उस समय भारत का अन्न भंडार कहलाता था। वो अन्न भंडार तबाह हो गया। जमीन का लगान वसूलने का अधिकार हर साल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को ठेके पर दे दिया जाता था। अच्छा। इन ठेकेदारों का जमीन या किसान से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसा निचोड़ना था। किसानों पर इतना ज्यादा लगान लगाया गया कि उनकी कमर टूट गई। तो उन्होंने क्या किया? कई किसान अपनी जमीनें छोड़कर या तो जंगलों में भाग गए या फिर डाकू बन गए। और फिर इसी अराजकता के बीच 1770 का वो भयानक अकाल पड़ा। वो सिर्फ एक अकाल नहीं था, वो एक मानव निर्मित त्रासदी थी। उस अकाल ने बंगाल की 1/3 आबादी खत्म कर दी। 1/3 आबादी, ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि सोचना भी मुश्किल है। मतलब हर 3 में से 1 इंसान खत्म हो गया, और उस हाल में भी कंपनी लगान वसूल रही थी। बेरहमी से। दस्तावेज बताते हैं कि लगान वसूली में कोई कमी नहीं की गई। कंपनी के अपने अफसर और कर्मचारी अनाज के गोदाम भर रहे थे और उसे कई गुना ऊंचे दामों पर बेच रहे थे, जबकि बाहर लोग भूख से मर रहे थे। हे भगवान। उस समय के एक अंग्रेज ने लिखा है, दुख का जो मंजर था उसे बयान करना इंसानियत को झकझोर देता है। कुछ हिस्सों में जिंदा लोगों ने मुर्दों को खाया। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, इसे कंपनी की नीतियों ने कई गुना ज्यादा विनाशकारी बना दिया था। ये कल्पना से भी परे है। खेती तो बर्बाद हुई। बंगाल के मशहूर व्यापार और दस्तकारी का क्या हुआ, खासकर कपड़ा उद्योग का? वो भी बर्बाद हो गया। कंपनी के कर्मचारी अपने दस्तक यानी टैक्स फ्री ट्रेड पास का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। वो अपना निजी व्यापार बिना कोई टैक्स दिए करते थे, जिससे भारतीय व्यापारियों का माल महंगा हो जाता था और वो कंपटीशन से बाहर हो जाते थे। क्लाइव ने खुद माना था कि कंपनी के लोगों ने हजारों व्यापारियों के मुंह से निवाला छीन लिया है,
जो अब भिखारी हो गए हैं। और बंगाल का जो विश्व प्रसिद्ध रेशम का काम था उसे भी काफी नुकसान पहुंचाया गया। उसे जानबूझकर तबाह किया गया। कंपनी नहीं चाहती थी कि बंगाल के रेशमी कपड़े इंग्लैंड में बने कपड़ों को टक्कर दें। अच्छा। 1769 में कंपनी के डायरेक्टर्स ने साफ आदेश दिया कि बंगाल में कच्चे रेशम का उत्पादन बढ़ाया जाए, लेकिन तैयार रेशमी कपड़े की बुनाई को हतोत्साहित किया जाए। और ये हतोत्साहित करना सिर्फ पॉलिसी तक सीमित नहीं था, बुनकरों पर जुल्म की कहानियां भी बहुत भयावह हैं। हाँ, विलियम बोल्ट्स जैसे उस दौर के लेखकों ने लिखा है कि कंपनी के एजेंट, जिन्हें गुमाश्ता कहा जाता था, बुनकरों को जबरदस्ती बहुत कम कीमत पर काम करने के लिए मजबूर करते थे। उन्हें कोड़े मारे जाते थे। जबरदस्ती? हाँ, बोल्ट्स लिखते हैं कि अगर कोई बुनकर एडवांस लेने या कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से मना करता तो उसे पीटा जाता था। ये तो सुनने में ही भयानक लगता है। वो जो कहानी है कि बुनकरों ने इस जुल्म से बचने के लिए अपने अंगूठे काट लिए थे, क्या उसमें सच्चाई है? ये किस्सा बहुत मशहूर है और उस दौर के शोषण का प्रतीक बन गया है। ये दिखाता है कि हालात कितने खराब थे कि लोगों को अपना हुनर, अपनी रोजी रोटी का जरिया खुद ही खत्म करना ज्यादा बेहतर लगा, बजाय कंपनी के एजेंटों के हाथों जलील होने के। तो एक तरफ बंगाल पूरी तरह से तबाह हो रहा था, किसान, बुनकर, व्यापारी सब बर्बाद हो रहे थे। क्या क्लाइव को खुद एहसास हुआ कि ये लूट ज्यादा दिन नहीं चल सकती? क्या इसीलिए उसने कुछ सुधार करने का दिखावा किया? आप इसे दिखावा कह सकती हैं। क्लाइव ने कुछ सुधार करने की कोशिश की, खासकर कंपनी के अंदर फैले भ्रष्टाचार को लेकर। उसने कंपनी के कर्मचारियों से एक कवनेंट या इकरारनामे पर साइन करवाए कि वो किसी भी तरह का तोहफा नहीं लेंगे और अपना निजी व्यापार नहीं करेंगे। लेकिन इन अफसरों की तनख्वाह तो बहुत कम थी, वो निजी व्यापार से ही तो असली कमाई करते थे, तो उस नुकसान की भरपाई कैसे होती? यहीं पर क्लाइव का एक और मास्टर स्ट्रोक आता है। अगस्त 1765 में उसने सोसाइटी ऑफ ट्रेड नाम की एक संस्था बनाई। तो एक मिनट, क्लाइव ने अपने कर्मचारियों को प्राइवेट व्यापार करने से रोका और फिर उनके लिए एक ऑफिशियल कंपनी बना दी, जिसे नमक, सुपारी और तंबाकू जैसी जरूरी चीजों के व्यापार की मोनोपोली दे दी। बिल्कुल, ये तो वही बात हुई कि आप किसी को जेब काटने से रोकें और फिर उसे पूरी तिजोरी लूटने का लाइसेंस दे दें। हाँ। इस सोसाइटी से होने वाला सारा मुनाफा कंपनी के बड़े अफसरों में उनके पद के हिसाब से बांटा जाता था। गवर्नर यानी क्लाइव को खुद 17,500 पाउंड मिलते थे। तो ये सुधार नहीं था? इसे सुधार कहना ही अपने आप में एक मजाक था। ये निजी लूट को एक संस्थागत लूट में बदलने का तरीका था। और सेना में भी उसने कुछ ऐसे ही सख्त कदम उठाए थे, जिसके कारण एक विद्रोह जैसी स्थिति बन गई थी। वो व्हाइट म्यूटनी क्या थी? हाँ, बंगाल में तैनात ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों को मद्रास के अधिकारियों से डबल भट्टा यानी 2 गुना फीड अलाउंस मिलता था। ये मीर जाफर के जमाने से चला आ रहा था। क्लाइव ने आदेश दिया कि ये डबल भट्टा बंद होगा और सबको बराबर भत्ता मिलेगा। और जाहिर है अफसरों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने बगावत कर दी। मुंगेर और इलाहाबाद में तैनात अंग्रेज अधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा देने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि मराठों के हमले का डर दिखाकर वो क्लाइव को झुका लेंगे। लेकिन क्लाइव तो क्लाइव था, वो डरा नहीं। बिल्कुल नहीं। उसने अपनी मिलिट्री वाली सख्ती दिखाई। उसने सारे इस्तीफे मंजूर कर लिए, विद्रोह के नेताओं को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और फौरन मद्रास से टुकड़ियां बुलवा ली। और विद्रोह? उसका ये सख्त रवैया काम कर गया और विद्रोह शुरू होने से पहले ही कुचल दिया गया। वाह! तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? रॉबर्ट क्लाइव को कैसे देखा जाना चाहिए? क्या वो वाकई ब्रिटिश भारत का संस्थापक था, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं? कंपनी को बंगाल का किंग मेकर बनाया और फिर बंगाल के ही पैसे से दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों को हराया। उसने कंपनी को एक व्यापारिक दुकान से एक साम्राज्यवादी ताकत में बदल दिया। लेकिन जैसा कि इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर कहते हैं, क्लाइव संस्थापक नहीं बल्कि भविष्य का अग्रदूत था। हाँ, स्पीयर का तर्क है कि ब्रिटिश साम्राज्य शायद क्लाइव के बिना भी बनता, बस तरीका और समय शायद कुछ और होता। क्लाइव की अपनी दौलत की भूख और उसकी बनाई दोहरी शासन प्रणाली ने बंगाल को जिस तरह से तबाह किया, वो उसकी विरासत का एक काला अध्याय है। उसने जो सिस्टम बनाया वो लोगों की भलाई के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजी ताकत और मुनाफे को बढ़ाने के लिए था। और इस सिस्टम का नतीजा, जैसा कि हमने देखा, भयानक था। बहुत भयानक। मशहूर इतिहासकार के.एम. पणिक्कर ने इस दौर को बिल्कुल सही नाम दिया है, डाकू राज। एक ऐसा राज जिसने 1765 से 1772 तक बंगाल को बेरहमी से लूटा। तो वो शांति और व्यवस्था स्थापित करने में पूरी तरह से विफल रहा। सच तो यह है कि उसके कदमों ने भारत में अराजकता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया।
इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है जिस पर हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। हाँ, सवाल ये है कि जब एक व्यापारिक कंपनी जिसका एकमात्र मकसद मुनाफा कमाना होता है, उसे जब हुकूमत करने की ताकत मिल जाती है, तो क्या हितों का टकराव और आम लोगों का शोषण होना अनिवार्य नहीं हो जाता? एक सिस्टम जो मुनाफे के लिए बनाया गया है, वो उस सिस्टम से कितना अलग होता है जो शासन और लोगों की भलाई के लिए बनाया जाता है?